अस्सलाम वालेकुम। एक्स्ट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस हमने देख ली थी। अब नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की हमारे पास एब्सेसेस बनती हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हो सकती है, सब ड्यूरल हो सकती है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये मेन इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है 2 और होती हैं, जिसमें वी हैव द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिसमें राइज हो जाता है हाइड्रोसेफलस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है जो कि हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस की बात करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ योर ब्रेन, जो आपका अंदर की तरफ है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास 3 लेयर्स हैं, जिसमें पिया मैटर जो आपको दिखाया गया है ये वाला, उसके बाद ग्रीन कलर का अरेक्नॉइड मैटर है, देन वी हैव द ड्यूरा मैटर इन द ब्लू कलर, एंड देन वी हैव द बोन ऑफ द ब्रेन विच इज़ एक्चुअली द क्रेनियम, और उसके ऊपर जो है बोन को कवर कर रही होती है पेरियोस्टियम, और पेरियोस्टियम के ऊपर होता है स्किन, ठीक हो गया। अब हमने डिस्कस करना है कि 3 तरह की एब्सेसेस जो मैंने आपको बताई थी, कि अगर हमारे ड्यूरा मैटर और क्रेनियम के दरमियान में बनती है तो दैट इज़ द एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, ठीक है। और अगर हमारे ड्यूरा और एरेक्नॉइड के दरमियान बनती है दैट इज़ सब ड्यूरल एक्सेस, ठीक है, एब्सेस। और अगर हमारे ब्रेन के अंदर बन जाती है दैट इज़ द ब्रेन एब्सेस। अगर हमारे पास मेनिंजाइटिस की हमने बात करनी है तो उसको हमने डिस्कस किया था कि वो हमारी लेप्टोमेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन होनी होती है, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और लेप्टोमेनिंजेस हमारी कौन कौन सी होती हैं? पिया मैटर होता है और एरेक्नॉइड मैटर होता है। दीज आर द लेप्टोमेनिंजेस। ड्यूरा मैटर की इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो लेप्टोमेनिंजेस हैं, पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, दैट इज़ एक्चुअली नाउन एज द मेनिंजाइटिस, ठीक है। सो दिस विल वी विल डिस्कसिंग नाउ। So it is a collection of the pus between the bone and the dura mater, extradural abscess, ठीक है। हमने पिक्चर्स इसको देख लिया। उसके बाद ये एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल एयर के बाद हो सकती है, ठीक हो गया। अब जो हमारी बोन होती है, मीन्स दैट जो क्रेनियम होती है, जो हमारी ऊपर होती है, मैंने आपको भी दिखाई है बोन, वो किस तरह से इरोड होगी और किस तरह से जो हमारी पस है वो ड्यूरा मैटर की तरफ आएगी। तो उसमें हमारे पास हाइपरेमिक डीकल्सिफिकेशन की वजह से हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पीएच जो होती है वो हमारे पास कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से बोन का जो कैल्शियम होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। दूसरा कोलेस्टिटोमा की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्टिटोमा बहुत से ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो हमारी बोन को इरोड करते हैं, ठीक है, वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी शो करता है। इसके अलावा हमारे पास अगर तो बोन इरोड नहीं हुई और ब्लड के थ्रू भी हमारे पास आ सकती है, दैट इज़ द वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये हमारे पास 3 केसेस होते हैं जिससे ये होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस के? तो वो बता रहे हैं कि इसमें हमारे पास पेशेंट को हेडेक रहेगी, ठीक है। जब उसका एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस बनी होगी, उसको हेडेक होगी, उसको कान में पेन हो रही होगी, उसको मैलेज होगा, ठीक है, और लो ग्रेड फीवर होगा। मीन्स दैट ये आपके पास एक बैक्टीरिया ही होता है ना अंदर, तो उसने ये सारे सिम्टम्स करवा रहे होने हैं। और साथ में उसका ईयर भी ख़राब होगा, और इसके जो है ईयर के अंदर भी आ रहे होंगे सिम्टम्स के, उसके अंदर से डिस्चार्ज वगैरह होगा, दर्द होगी, ठीक है, और सिस्टमिक सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, और उसके जो ओवरऑल उसके ब्रेन के भी हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होंगे, मीन्स हेडेक हो रहा होगा, ठीक है। और ईयर डिस्चार्ज हो गया हमारे पास कान का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के इसको हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं। सीटी और एमआरआई करवाते हैं, और सीटी और एमआरआई से हमें जो है ना पता चल जाता है, ईयर की भी एबनॉर्मलिटी पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल कोलेस्टिटोमा की तरह तक फैला हुआ है, या हमारे पास मेस्टॉइड ईयर सेल्स इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं, वो भी हमें पता चल जाता है। और दूसरा हमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी पता चल जाती है सीटी और एमआरआई करवाने की वजह से, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इसमें जो है ऑब्वियसली 2 तरह से ट्रीटमेंट करेंगे ना। एक तो हमारे ब्रेन के अंदर जो एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस बनी हुई है उसको हमें ठीक करना होता है, और दूसरा जो हमारे कान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है मैस्टॉइड एयर सेल्स को चेक करेंगे। जब सीटी एमआरआई से हमें पता चलेगा कि मैस्टॉइड एयर सेल्स में भी पस जमा हुई हुई है, तो हम उसकी कॉर्टिकल या मॉडिफाइड रेडिकल या रेडिकल जो हम अभी देखेंगे कि क्या होती हैं सर्जरीज इन द नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मैस्टोडेक्टमी हम कर देते हैं, जो एयर सेल्स के अंदर सारी वो पस होती है वो हम ड्रेन आउट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस को जो है वो ड्रेन कर दें। किस तरह से कि जो फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस यहाँ पे बनी हुई है, तो हम क्या करें कि हम जो है बाहर से एक बर्ड होल बनाते हैं। उससे क्या होता है कि वो होल करके ना हम सारी पस ड्रेन कर लेते हैं।
ठीक है। तो इससे हम जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस को ड्रेन आउट करते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो एंटीबायोटिक्स देंगे 5 दिन के लिए तकरीबन, और बाद में पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है। फिर आती है सबड्यूरल एब्सेस। ठीक है, ये दोनों आपके पास जो एब्सेसेस है ना, दिस इज़ एक्चुअली फॉर योर एमसीक्यूज नॉट फॉर द एससीक्यूज। ठीक है। अच्छा, तो कलेक्शन ऑफ द पस अगर ड्यूरा और रेक्नॉइड के दरमियान हो जाती है, दैट इज़ द सबड्यूरल एब्सेस। ठीक है। और इसका हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास उसी तरह बोन को इरोड करके आएगा या थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के थ्रू आएगा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास सेम केस है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स इसके जो होते हैं वो हमारे पास मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से होते हैं। अब पस है ना, तो वो हमारी मेनिंजेस को इरिटेट कर रही होगी जो सबड्यूरल बनी हुई है। नीचे ड्यूरा और एरेक्नॉइड के दरमियान में पस हुई हुई है तो हमारी मेनिंजेस इरिटेट होंगी। ठीक है। उसकी वजह से मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगा, मलेज होगा। ठीक है, उसको जो है वो नेक में रिजिडिटी शो हो जाएगी और पॉजिटिव करने का साइन होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। दूसरा हमारे पास जो होता है वो पेशेंट को मतलब कंप्लेन हो सकती है क्लिनिकल फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और तीसरा हमारे पास होता है क्लिनिकल फीचर्स बेस्ड ऑन द रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, मींस दैट जो हमारे पास जो ब्रेन का फ्लूइड है, CSF प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, आगे चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट में हम बर्ड होल करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया कि बाहर से होल करके उस ड्रेन को, उसको एब्सेस को ड्रेन कर देते हैं हम। ठीक है, या क्रेनियोटोमी करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो सब ड्यूरल एम्पायमा बना होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो यही होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के, हम जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह से पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा तीसरा वही होगा, अगर कान में भी प्रॉब्लम चल रही है मैस्टॉइड एयर सेल्स में, तो मैस्टॉइडेक्टमी करके सारे वो एयर सेल्स रिमूव कर देते हैं। इनकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हुई हैं। मेनिंजाइटिस की तरफ चलते हैं। मेनिंजाइटिस इज एक्चुअली, मैंने आपको बताया, इन्फ्लेमेशन होता है लेप्टोमेनिंजेस का, जिसमें हमारा पिया मैटर होता है और रेक्टॉइड मैटर आता है। अब ये हमारे पास जो है किस तरह से मेनिंजेस इन्फ्लेम होंगी। ऑब्वियसली जो हमारा अगर कान में पहले से पेशेंट को जो है ओटाइटिस मीडिया चल रहा था क्रॉनिकली, तो वो वहाँ से बैक्टीरिया ने हमारे मेस्टॉइड एयर सेल्स को एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस करते हुए हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो आ गए हमारे जो है ब्रेन के अंदर। ठीक है, मेनिंजेस को आगे उन्होंने इन्फ्लेम कर दिया। या हमारे पास CSF के थ्रू भी बैक्टीरिया आ सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन हमारे पास जो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है ना, यही है मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये MCQs के लिए आ सकता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया? सो रिमेंबर दिस इज़ द मेनिंजाइटिस। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये ब्लड बॉर्न हो सकता है। ठीक है, या हमारे पास जो है ये हो सकता है बोन इरोजन के थ्रू। ठीक है, उसी तरह कोलेस्टेटोमा अगर होगा, या हमारे पास जो है हाइपरेमिक डीकैल्सिफिकेशन हो रही होगी, तो उन दोनों की वजह से बोन इरोड होगी। और ब्लड बॉन्ड हमारा जो है ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ब्लड बॉन्ड होता है ना, वो मोस्टली आपके बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, और अडल्ट्स के अंदर मोस्टली जो है ना वो होता है बोनी इरोजन से। ठीक हो गया, ये भी आपने बात याद रखनी है। उसके बाद करते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में खुद सोचे हमारे मेनिंजेस इन्फ्लेम हुए हुए हैं, तो तीन तरह से क्लिनिकल फ़ीचर्स मैनिफेस्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया ने वहाँ पे हमला किया हुआ है। दूसरा ये कि हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज़ हुआ होगा, उसकी वजह से हमारे पास क्लिनिकल फ़ीचर्स आएंगे। और तीसरा ये कि हमारे पास जो मेनिंजियल और सेरिब्रल इरिटेशन हुई हुई है उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। अब इन्फेक्शन हुआ हुआ बैक्टीरिया बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो है क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, चिल्स होंगे, टाइगर्स होंगे। ठीक है, मेनिंजेस के अंदर गया हुआ है तो हेडेक होगी। आपको पता है मेनिंजेस की वजह से नेक रिजिडिटी होती है, इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस को उर्दू में गर्दन तोड़ बहार। क्यों? क्योंकि उससे क्या होती है, जो इतना बुखार हुआ होता है और साथ में गर्दन जो है ना वो रिजिड हो जाती है, तो इस वजह से इसको उर्दू में कहते हैं गर्दन तोड़ बहार। ठीक हो गया। तो हेडेक एंड नेक रिजिडिटी जो है और साथ में टेम्परेचर, ये तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। और ऑब्वियसली इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, और ये सारे जो हैं पेशेंट जो है वो सिम्टम्स एक्सप्लेन कर सकता है। अब ऑब्वियसली ब्रेन के अंदर सारा इन्फेक्शन गया, मेनिंजेस में इर्द गिर्द हमारी क्रेनियल नर्व्स भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, उनके ऊपर जब प्रेशर वगैरह पड़ेगा तो क्रेनियल नर्व पैल्सीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट पैरालिसिस में जा सकता है। ठीक है, हेमीप्लेजिया हो सकता है, या वो जो हमारे पास ड्राउजीनेस और अल्टीमेटली पेशेंट कोमा की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जब ऐसे लोगों का हम करते हैं तो हमें नेक रिजिडिटी मिलती है, नेक रिजिड हुई होती है, सख्त हुई होती है। दूसरा कर्नेक साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तीसरा बुर्नीज़ की साइन जो है
भी पॉजिटिव होता है। चौथा ये कि हमारे पास जो टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हमारे एग्जैजुरेट हो गए होते हैं। और पांचवा ये कि पेपिलिडीमा होता है। हमने जब आई में देखा था पेपिलिडीमा, आपने पढ़ा भी होगा कि मोस्टली पेपिलिडीमा जो होता है ना, ये मतलब पेपिलिडीमा का कॉज ये होता है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ना, वो हमारे पास एक्चुअली ख़राब हो जाती है, ठीक है, उसमें एडिमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ होता है। तो मेनिंजाइटिस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होता है, जिसकी वजह से वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑब्वियसली हमारी ऑप्टिक नर्व तक जा रहा है और उसको भी ये ख़राब कर सकता है। तो वहाँ पे लेट कंप्लेन होती है पेपिलिडीमा की, ठीक है। सो ब्रुडनिस्कीज और जो कर्निक साइन है वो भी हम पिक्चर्स के थ्रू बाद में देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस के डायग्नोज आप कैसे करेंगे? आप सीटी और एमआरआई करवाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास एक्चुअली जो है वो कितनी इन्वॉल्वमेंट हुई है, ठीक है। और ऑब्वियसली इससे आपको जो है मैस्टोइड एयर सेल्स का भी आइडिया हो जाएगा कि वो उसके अंदर, और कॉलेस्टिटोमा वगैरह का भी पता चल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, कि आप जो हैं लंबर पंक्चर या सीएसएफ कल्चर करते हैं, ठीक है। एक तो आपने एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह करवा लिया, ठीक है। अब याद रखना है जो हमने पीछे एब्सेसिस देखी हैं एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल वगैरह, उनमें हम लंबर पंक्चर नहीं करते होते। मेनिंजाइटिस के केस में हम लंबर पंक्चर करते हैं, वहाँ से हम जो है सीएसएफ को निकालते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। अब सीएसएफ को एग्जामिन करने पर हमारे पास जो ये वाली चीज़ें आती हैं ना, ये हमारे पास डायग्नोस्टिक होती हैं फॉर द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और यही आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होता क्या है कि पस होती है ना, उसकी वजह से जो हमारा सीएसएफ होता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो टर्बिड हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पस होती है, ठीक है। तो सीएसएफ में हमें जो है पस मिलती है, मीन्स दैट वो टर्बिड हुआ होता है। उसमें जो सेल काउंट होता है वो रेज हुआ होता है बिकॉज इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। उसमें मोस्टली आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, 1000 से ज़्यादा हुए होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा याद रखना है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन और शुगर जो है उसकी हमारे पास मेनिंजाइटिस की का लेवल क्या होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। तो हमेशा याद रख लें कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में शुगर का लेवल जो है वो कम हो गया होता है, ठीक है। शुगर का लेवल जो है वो कम हो गया होता है और प्रोटीन्स का लेवल जो है वो भर गया होता है, ठीक हो गया। शुगर का लेवल क्यों कम होता है? शुगर का लेवल इसलिए कम होता है बिकॉज़ जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको न्यूट्रिशन के लिए शुगर चाहिए होती है, ग्लूकोज चाहिए होता है। वो अपनी खुराक जो है वो शुगर से ले रहे होते हैं। और जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्यों ज़्यादा हुई होती हैं, इसका मोस्ट डिफरेंट इसके जो हैं वो हैं हमारे पास मैकेनिज़म्स। लेकिन कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारे जो हैं प्रोटीन्स मतलब जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं उनको जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं एक्चुअली। और वहाँ पे वैसे ही हमारे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल ज़्यादा आए होते हैं और उसकी वजह से प्रोटीन्स का लेवल हमें ज़्यादा शो होता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में शुगर इज़ डिक्रीज्ड एंड प्रोटीन लेवल इज़ इंक्रीज्ड। कोई और मेनिंजाइटिस हो जाए ना, वायरल मेनिंजाइटिस वगैरह, उनमें शुगर का लेवल कम नहीं होता, ठीक है। और क्लोराइड्स भी इसमें जो है वो कम हुए होते हैं। और हम जो है सीएसएफ को इसलिए भी कल्चर करते हैं, एक तो ये चेक करने के लिए कि क्या हालत हुई हुई है उसकी, प्रोटीन्स वगैरह, ग्लूकोज कितना है, क्लोराइड कितना है, ये सारे लेवल्स चेक करने के लिए, टर्बिडिटी कितनी है। इसके अलावा मतलब हमें ये पता चल जाता है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी वगैरह चेक करके जो है उसकी जो है वो चेक कर लेते हैं। उसके मुताबिक हम मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे जब हमें पता चल जाएगा कौन से बैक्टीरिया आए हुए हैं इसमें, ठीक है। सो हमें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं और स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, ठीक है। सो दो चीज़ें हम मेडिकल ट्रीटमेंट में देते हैं। पीछे आपने स्टेरॉइड्स नहीं देखे, यहाँ पे आप स्टेरॉइड्स जो है वो देते हो एंटीबायोटिक्स के साथ, ठीक हो गया। सर्जिकल में आप क्या करोगे? खुद सोचो क्या करोगे आप, ठीक है। सोचने वाली बात ही नहीं है कि देखें मतलब जल्दी से आपको पता चल सकता है। अच्छा, कान की वजह से जो है वो ब्रेन में चला गया इन्फेक्शन, तो क्या करोगे आप? मैस्टोइडेक्टमी करोगे ना, और आप जो है मायरिंगोटमी करोगे, ठीक है। मीन्स दैट अगर पस बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से आप मायरिंगोटमी आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। और इस तरह से जो है इसको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं मेनिंजाइटिस को। अब याद रखना है कि जो आपका मेनिंजाइटिस है ना, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, और यही आपका मोस्टली यूकेज में आता होता है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। तो दिस इज़ योर कर्निक साइन। कर्निक साइन बहुत ही आसान है कि सबसे पहले आपने पेशेंट की जो नी होती है ना, उसको उसको सबसे पहले फ्लेक्स करना होता है, ठीक है। नी को फ्लेक्स किया, उसके बाद आपने जो फ्लेक्स करना है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट की जो हिप है उसको 90 डिग्री फ्लेक्स करना है, ठीक है। तो पेशेंट की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रही है। फिर आप क्या करोगे, नी और हिप को फ्लेक्स करने के बाद 90 डिग्री तक, उसके बाद आप एक्सटेंशन ऑफ द नी करोगे। नी को पहले फ्लेक्स किया हुआ था, अब एक्सटेंशन ऑफ द नी करोगे। अब जब एक्सटेंड करने लगोगे नी को, तो पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। और एक्सटेंशन भी नहीं हो पाएगी क्योंकि इतनी पेन में होगा कि वो एक्सटेंड ही नहीं हो पा रही होगी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ब्रुडनीस्की साइन होता है ना, ब्रुडनीस्की साइन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप नेक को फ्लेक्स करते हो, ठीक है, उसमें आप टांगों के साथ लगे हुए थे, यहाँ पे आपने उसके नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स किया, पैसिव फ्लेक्स किया, उसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास जो, उसकी वजह से खुद ही ऑटोमेटिकली जो है पेशेंट की क्या हुआ, हिप और नी फ्लेक्शन होना शुरू हो गई, ठीक हो गया। सो ये आपका होता है ब्रुडनीस्की साइन, और ये दोनों आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेनिंजाइटिस के। अगर पेशेंट के ये दोनों साइंस पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके बाद हम SEQ डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले आपको ये बताना था कि ये जो आपके टॉपिकल पास्ट पेपर्स है ना, इसमें क्रोनिकोटाइटिस मीडिया में ना इन्होंने ये फोर्थ वाला जो SEQ दिया हुआ है ना, दिस इज़ एक्चुअली द मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसको आपने जो है ना साथ लिखना है मेनिंजाइटिस, मैंने पीछे डिस्कस किया था, बट यू हैव टू एक्चुअली क्लियर दिस पॉइंट कि हमारे पास ये मेल है, उसको डिस्चार्जिंग लेफ्ट ईयर है, और साथ में उसको फाउल स्मेलिंग स्कांटी अमाउंट जो है वो आ रही है, ठीक है। लेकिन वो एमरजेंसी में आया है और उसको जो है ऑल्टर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, मीन्स दैट कि हेयर इज़ द कॉम्प्लिकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। एटिको एंट्रल, ठीक है, उसको एटिको एंट्रल वाली टाइप है CSOM की, ठीक है। लेकिन आपने इसके साथ लिखना है कि मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस एज अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, आपने लिखना है इसके साथ, बिकॉज ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट एटिको एंट्रल, ओके, एंड दैट इज़ द मेनिंजाइटिस। तो आपने डायग्नोसिस में लिखना है प्रॉपरली के इट इज़ एक्चुअली द मेनिंजाइटिस विच इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एटिको एंट्रल टाइप ऑफ द CSOM, ठीक है। फिर आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है पेशेंट को, तो आपने दो तरह से करना है, एक CT MRI करवाना है और जो है वो उसको रूल आउट करना है, क्या नाम है, आपकी मेनिंजाइटिस को, लंबर पंक्चर वगैरह भी करवाना है, और साथ में आपने वो जो एटिको एंट्रल की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी लिखनी है, कि आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, कल्चर करना है बैक्टीरिया का, आपने मेस्टोरियर सेल्स वगैरह के CT स्कैन, MRI करवाना है, और एक्सरे वगैरह करवाना है जो हमारे पास होता है, और इसके अलावा आपने जो ऑडियोग्राम और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट भी करना है। तो इन्वेस्टिगेशंस में आपने दोनों की लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग ऑफ द पेशेंट भी आपने दोनों की लिखनी है, टिको एंट्रल वाली भी मैनेजमेंट आपने यहाँ लिखनी है और मेनिंजाइटिस की भी लिखनी है, बिकॉज इसमें आपके पास दोनों है, ठीक है। टिको एंट्रल कान में भी मसला चल रहा है और साथ में मेनिंजाइटिस भी चल रहा है, ठीक हो गया। और ये वाला भी देखें कि इसमें वॉमिटिंग है, पेन है, अपनी नेक बेंड नहीं कर पा रहा, और वाइट काउंट भी ज़्यादा हुआ हुआ, इट मीन्स दैट दिस इज़ द मेनिंजाइटिस। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।